हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। गाइज, आई होप यू लव्ड द फर्स्ट सेशन। पहले सेशन में थोड़े से हम लोगों ने बेसिक्स किए और उसके बाद में हम लोगों ने 2 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को खत्म किया। हमारा पूरा 18 लेक्चर का प्लान बना हुआ है। वो प्लान के हिसाब से हम लोग चलने वाले हैं और पूरे चैप्टर्स हम लोग रैपिड रिविजन में कवर करने वाले हैं। एक बहुत खुशी की बात मैं पहले ही बता दूं ताकि मैं बाद में भूल नहीं जाऊं। मंडे से, ठीक है, मंडे से कल परसों कल परसों हमारा क्लास नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट डे क्लास रहेगा। ऐसा हमने सोचा था कि पहले ऑडिट जीएसटी ऑल्टरनेट डे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मंडे से शाम को 5 बजे रोज क्लास होगा। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि मंडे से, ठीक है, इवनिंग 5 PM डेली क्लास होगा। इस बात का आप ख्याल रखें। तो कोई भी हमारा ब्रेक नहीं आएगा, कंटिन्यूअस हम लोग चीजों को करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। और ऊपर से और खास बात, जैसे ही मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 15th ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसके इमीडिएटली बाद, ठीक है, आफ्टर आरआर ये हमारा पूरा सारे चैप्टर्स हमारे गो थ्रू हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में फ्रेश हो जाएंगे, सब कुछ बढ़िया चलेगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए रोज, ठीक है, रोज आप जब पढ़ते हो, रोज आरआर होता है, आप एक बार पहले का ओवरव्यू कर लीजिए, पढ़िए भी मत, ओवरव्यू, हाँ ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था। क्यूमुलेटिव, देखिए क्यूमुलेटिव ओवरव्यू जरूरी है। जब भी पढ़ने बैठे आप पहले का क्यूमुलेटिव ओवरव्यू, या फिर जब आप खत्म कर रहे हो एक काम, जब आप खत्म कर रहे हो तो क्यूमुलेटिव ओवरव्यू कर लिया करिए। और 2 दिन का क्यूमुलेटिव रिवीजन, हाँ, जो थोड़ा सा रहता है डिटेल में, ये पॉइंट थे, ये पॉइंट थे, ये पॉइंट थे। तो आप ये 2 चीजें जरूर करिए। शुरुआत से हमेशा क्यूमुलेटिव ओवरव्यू रखिए और 2 दिन का क्यूमुलेटिव रिवीजन रखिए। एक बार हमारा खत्म हो जाएगा 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं परम क्वेश्चन बैंक से। मेरा यह मानना है इस बार लगभग 50% पेपर हम गेस कर सकते हैं। 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आएगा और परम क्वेश्चन बैंक से 70% तक चीजें आ सकती है। तो गाइज इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से उसको कवर करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद में क्यूएनए करेंगे। क्यूएनए करते वक्त भी हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड वापस रिवाइज करेंगे, तो आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी। मैं आपके साथ बना रहूंगा। तो पहले कॉन्सेप्ट्स है, उसके बाद में क्यूएनए है, और उसके बाद में मैं आपको एमसीक्यू भी करवाने वाला हूं। तो स्टे ट्यून्ड। जो टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है उस पर कनेक्टेड रहिए, उस पर सारे के सारे अनाउंसमेंट्स आते रहेंगे। बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं। यस निहाल, सपना, बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। यस गाइस, चलिए अब हमारा आज के एजेंडा में है। हमारे आज के एजेंडा में गाइस अलर्ट रहिए, ठीक है। मैं बार बार आपसे सवाल पूछने वाला। एक ऑडिट एकमात्र सब्जेक्ट है पूरे आपके कोर्स में जो बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमनस है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं आपसे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करता रहूंगा तो मैं चीजों को कवर नहीं कर पाऊंगा अपने शेड्यूल के हिसाब से। तो आप बीच में जब भी आपके मन में, हाँ सर ये होता है, ये होता है, आप आपके हिसाब से चैटिंग कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ मैं जो बता रहा वो सुनते रहिए। सब बढ़िया, सब जबरदस्त चलता रहेगा। हम लोगों ने देखे थे, ऑडिट के 5 फेजेस देखे थे। ऐसे 500 में हमने ऑडिट एविडेंस और रिलेटेड सभी बातें की थी। ऐसे 501 में हम लोगों ने 3 एरिया पे बात की थी कि इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस कैसे चेक करना, लिटिगेशंस और क्लेम्स को कैसे चेक करना, और आखिरी में लिटिगेशंस और क्लेम्स के बाद में आखिरी में हमने सेगमेंट इंफॉर्मेशन का ऑडिट कैसे करना, वो हमने देखा था। आज के हमारे टारगेट में है ऐसे 505, दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में ओपनिंग बैलेंस कैसे चेक करना, और ऐसे 520 जितना हो सके, मैक्सिमम हो सके, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब लोग हम बेसिक अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सटर्नल कंफर्मेशन का मतलब क्या था? बहुत सिंपल। एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक रिटर्न रिस्पॉन्स है थर्ड पार्टी से, जैसे हमारे डेटर्स, जैसे हमारे क्रेडिटर्स, जैसे हमारे बैंक्स। ये रिटर्न रिस्पॉन्स है थर्ड पार्टी से।
it can be on paper form, it can be on electronic form, it can be on any other medium, कोई भी दूसरे मीडियम पे, ठीक है, जैसा वो चाहे, ठीक है, it can be एरियल मैसेज, it can be a code, जो भी हो चाहे, जैसा भी वो मैसेज आ सकता है, आफ्टर रिक्वेस्ट इज सेंड टू देम, इसके लिए पहले रिक्वेस्ट भेजी जाती है, उसके बाद ये रिस्पॉन्स आता है। तो बहुत ही सिंपल, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक रिटर्न रिस्पॉन्स है थर्ड पार्टी से, इट कैन बी ऑन पेपर फॉर्म, इट कैन बी ऑन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और इट कैन बी ऑन एनी अदर मीडियम एज कंफर्टेबल, ठीक है। अब ये इतना भरोसेमंद क्यों, इतना अच्छा क्यों है, पहला आप इसमें बताएंगे कि भाई डेफिनेशन, फिर आप बताएंगे इतना रिलायबल क्यों है। भाई ये इतना रिलायबल इसीलिए है क्योंकि ये बाहर से आता है, बाहर से आता है इसलिए बहुत ज्यादा रिलायबल है, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म में है इसलिए बहुत रिलायबल है, क्योंकि ये ओरिजिनल है, क्योंकि ये ओरिजिनल है इसलिए बहुत ज्यादा रिलायबल है। तो अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे शॉर्ट नोट आया तो पहले आप डेफिनेशन बताएंगे, डेफिनेशन के बाद आप बताएंगे ये इतना रिलायबल क्यों है और कौन से एरिया में हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं। देखो याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, बैलेंस शीट P&L हमको याद है तो बस बैलेंस शीट में एसेट साइड में सबसे पहले क्या आता है, फिक्स एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स के अगर ओनरशिप डॉक्यूमेंट बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गिरवी रखे हैं, उसका एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं। उसके नीचे क्या आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स। अगर इन्वेस्टमेंट्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए, ब्रोकर के पास रखे हुए हैं, किसी थर्ड पार्टी के पास रखे हैं, उसका हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के नीचे क्या आते हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आता है, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है उसका कंफर्मेशन ले सकते हैं। उसके नीचे आता है आपका डेटर कंफर्मेशन ले सकते हैं। उसके नीचे आता है बैंक का हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं। लायबिलिटी साइड पे आइए, बोरोइंग्स लेते हैं उसका एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं, क्रेडिटर का एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं। वाह सर क्या बात बताइए, बस बैलेंस शीट को इमेजिन करिए तो आप कहां पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज कि भाई पीएनएल को भी रिकॉल करिए। पीएनएल में ट्रांजैक्शन होते हैं, आप ट्रांजैक्शंस को लेकर भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हैं और ट्रांजैक्शंस के लिए पहले अग्रीमेंट बनाए जाते हैं। तो आप पार्टियों से पूछ सकते हो सही में अग्रीमेंट बना है क्या, कितने अग्रीमेंट बने, उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो अगर शॉर्ट आया तो व्हाट डू मीन बाय एक्सटर्नल कंफर्मेशन आप समझाएंगे, वो इतना रिलायबल क्यों है वो आप समझाएंगे। और ठीक है, उसके एग्जांपल्स आप बैलेंस शीट को रिकॉल करिए, आप पीएनएल को रिकॉल करिए, बैलेंस शीट को रिकॉल करिए, पीएनएल को रिकॉल करिए। करेक्ट। फटाफट आपके सारी चीजें कवर हो जाते हैं। दोस्तों ये हमारी जो बुक है ये पूरी की पूरी 4 कलर बुक है, ब्लैक एंड व्हाइट में, इसका कोई मजा नहीं आने वाला। हम एट कॉस्ट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं प्रिंट आउट लेने का, उससे अच्छा मैं आपको बोलूंगा आप vsmartacademy.com साइट पे जाइए, वहां से आप हार्ड कॉपी ऑर्डर करिए, कुछ ही दिनों में आप तक पहुंच जाएगी। तब तक आप सॉफ्ट कॉपी मेरे साथ लाइव बने रहिए, लाइव चलते रहिए। वो सॉफ्ट कॉपी ठीक है जो मैंने आपको दी है, इसका प्रिंट आउट बिल्कुल मजा नहीं आएगा दोस्तों, मैं जानता हूं। और जितने भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं इससे 3 गुना ज्यादा आपको प्रिंटिंग कॉस्ट लग जाएगी। ठीक है, ओके गाइस, आ जाइए। नाउ अब हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन का शॉर्ट नोट पता है, डेफिनेशन क्यों इतना रिलायबल है और कहां मंगवाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन की प्रोसीजर। वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या होने वाला है, तो इसके 4 स्टेप होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, ये पूरा ऑडिट प्रोसीजर है, इसके ऊपर ऑडिटर का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। उसके इशारों के हिसाब से सभी चीजें होनी चाहिए, ऑडिटर का कंट्रोल होना चाहिए। आइए, इसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। ऑडिटर इसमें 4 काम करता है। सबसे पहले डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन जिसका हमको एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए। आराम से बैठ के सोचिए कि हमको किस जानकारी का एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, हम बैलेंसेस का कंफर्मेशन मंगवाना चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन का कंफर्मेशन मंगवाना चाहते हैं कि हम लोग लीगल अग्रीमेंट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उसका कंफर्मेशन मंगवाना चाहते हैं। पहले आराम से तय किए किस चीज का कंफर्मेशन मंगवाना चाहते हैं। हम एकदम सिंपल रखते हैं कि सपोज हम लोग, ठीक है, हम लोग डेटर का कंफर्मेशन मंगा रहे हैं। देन स्टेप नंबर 2 है आप डिसाइड करिए कंफर्मिंग पार्टी। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस कंफर्मिंग पार्टी। ठीक है, यहां पे बहुत सारे लोग मिस इंटरप्रिट करते हैं। कंफर्मिंग पार्टी मतलब क्या, थर्ड पार्टी। कंफर्मिंग पार्टी यहां पर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन सा पर्सन होगा जिसके पास में इस चीज का पूरा नॉलेज है और अथॉरिटी है कि वो थर्ड पार्टी के बिहाफ में चीजों को कंफर्म कर सकता है। स्टेप नंबर 2 इज सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी।
सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में से वो कौन सा ऑफिसर एम्प्लॉय होगा जिससे हमको कंफर्मेशन चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो सीएफओ से मंगवाएंगे, अगर हम लोग प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ चाहते हैं तो प्रोडक्शन हेड से मंगवाएंगे, अगर हम लीगल कुछ चाहते हैं तो लीगल हेड से हम लोग इसको मंगवाएंगे, ठीक है, जिसके पास में नॉलेज भी होना चाहिए और अथॉरिटी भी होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हम लोग एक प्यारा सा डिजाइन करते बनाते एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। यस, ऑडिटर डिजाइन करता है, ड्राफ्ट बनाता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का, इसको प्रिंट क्लाइंट करता है, क्योंकि क्लाइंट के लेटर हेड पे ये प्रिंट होता है। बनाता ऑडिटर है, प्रिंट वो लोग करते हैं, लेकिन भेजते हम हैं और रिप्लाई भी डायरेक्टली हमको ही मिलता है। तो ध्यान रखना, बस प्रिंटिंग का काम वो करते हैं, बाकी पूरा काम हम लोग करते हैं। डिजाइनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इसमें खास ख्याल रखना है कि थर्ड पार्टी का एड्रेस बराबर है ना, क्योंकि अगर एड्रेस बराबर नहीं होगा तो रिक्वेस्ट पहुंचेगा नहीं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आएगा नहीं। उनका एड्रेस बराबर है ना, और जो रिटर्न एड्रेस है ऑडिटर का एड्रेस बराबर है ना, ऑडिटर का एड्रेस बराबर होना चाहिए, तभी एक्सटर्नल कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से ऑडिटर के पास में आएगा। स्टेप नंबर 4, सेंडिंग। एक बार ये कंफर्मेशन बन गया, एक बार ये कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बन गया, उसमें सही एड्रेस डल गए, थर्ड पार्टी का सही एड्रेस वापस ऑडिटर का सही एड्रेस। स्टेप नंबर 4 इज सेंडिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इसको भेजा जाता है, ऑडिटर की टीम इसको भेजती है। अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो फॉलो अप रिक्वेस्ट होता है, वापस एक बार रिक्वेस्ट भेजा है कि माननीय महोदय प्लीज रिक्वेस्ट आप भेज दीजिए। लेट्स फ्रीज गाइस, बहुत सिंपल से 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन करो इंफॉर्मेशन जिसका कंफर्मेशन चाहिए। फिर स्टेप नंबर 2, आप सिलेक्ट करो अप्रोप्रिएट पार्टी फ्रॉम द थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जिससे हमको कंफर्मेशन चाहिए। फिर उसके बाद में आप डिजाइन करो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सही एड्रेस डालो। फिर आखिरी में सेंड द रिक्वेस्ट, रिप्लाई नहीं आए तो आपको फॉलो अप रिक्वेस्ट, रिप्लाई नहीं चाहिए तो आपको फॉलो अप रिक्वेस्ट आपको लगेगा। अब आगे आइए, ठीक है, नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए बड़ा प्यारा सा ऐसे 505 चल रहा है, हम लोग देख चुके हैं शॉर्ट रन एक्सटर्नल कंफर्मेशन, हम लोग 4 स्टेप का प्रोसेस भी देख चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअल लेटर दिखता कैसे, ठीक है। अब आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल लेटर कैसा नजर आ रहा है। अगर हम एक्चुअल लेटर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो कंपनी का लेटर हेड रहेगा, ये अच्छे देखना, इससे सारी बातें अपने आप याद हो जाएगी। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब हम लोग डिजाइन करते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जब उसको बनाते हैं तो कौन सी बातों के बारे में हमने सोचना चाहिए, कौन से फैक्टर्स के बारे में हमने सोचना चाहिए। अगर आपको डिजाइनिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का शॉर्ट नोट आता है, डिजाइनिंग के बारे में और पूछते तो आपको ये फैक्टर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो आप देखिए पहले लेटर हेड होता है, ठीक है, फिर कस्टमर से अगर हम लोग कंफर्मेशन मांग रहे हैं टू कस्टमर, फिर उसका एड्रेस होता है, फिर उसका एड्रेस कि भाई जिसको हम लोग भेज रहे हैं, फिर सब्जेक्ट मैटर में लिखा है माननीय महोदय ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, फिर ये बॉडी ऑफ द लेटर है, मेन पार्ट इसमें लिखा रहता है माननीय महोदय हमारा ऑडिट चल रहा है और हमारे ऑडिटर चाहते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स में क्या, आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ऑडिटर को भेजे। तो बिल्कुल सिंपल सा लेटर होता है, माननीय महोदय बिल्कुल चिंता ना करें, हमारा ऑडिट चल रहा है, ये हमारे ऑडिटर है, रेगुलर ऑडिट प्रोसीजर होती है एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, इस बार आपको चुना गया है रिप्लाई करने के लिए, प्लीज रिप्लाई करिए, बिल्कुल घबराइए, इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, आपका भी ऑडिटर कभी ऐसा मांगेगा तो हम भी आपको भेजेंगे, ठीक है, एनकरेज किया जाता है बिल्कुल। फिर बैलेंस एज पर अवर रिकॉर्ड्स, भाई हमारे बुक्स में कितना बैलेंस चल रहा है, हमारे बुक्स में कितने ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, हमारा आखिरी चेक कौन सा था, एंड सो ऑन, ये इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। ये अपने ऊपर ये इंफॉर्मेशन भेजना कि नहीं भेजना, अगर रिस्क बहुत ज्यादा है, हम सामने वाले को थोड़ी भी हिंट नहीं देना चाहते तो हम लोग ये इंफॉर्मेशन भी सामने वाले को नहीं भेजते हैं, वी डोंट सेंड इट, अपने ऊपर है कि हमारे बुक्स की इंफॉर्मेशन भेजना कि नहीं भेजना। फिर उसके बाद में सिग्नेचर आता है और सिग्नेचर के बाद में लिखा आता है प्लीज राइट करिए आपका बैलेंस, ये कटआउट एरिया में और उसको एनवलप में डालकर सीधा ऑडिटर को भेजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्लाई सीधा ऑडिटर को जाता है। बस अब ये लेटर आपके दिमाग में बैठ गया है, अब यहां से ये लेटर आपके दिमाग में बैठ गया है, ठीक है भाई, लाइव चल रहा है क्लास लाइव चल रहा है, ठीक है। देखिए हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है, ये रैपिड रिवीजन है, बहुत प्यार मोहब्बत से हम लोग करते रहेंगे, तो कोर्स हमारा ओशन जैसा है, ऐसा हम नहीं चाहते, ठीक है। आ जाइए दोस्तों। अब सबसे पहला लेटर हेड देखकर आपके दिमाग में आना चाहिए लेआउट।
लेआउट आना चाहिए कि लेटरेड होगा कि ब्लैंक होगा, कितने पेजेस होंगे, कितने पैराग्राफ्स होंगे, वहां से एक पॉइंट आपका आ जाता है। फिर जो बॉडी है, बॉडी ऑफ द लेटर जो जहां पे लिखा हुआ है, वहां से मैनेजमेंट एनकरेजमेंट, जितना ज्यादा मैनेजमेंट एनकरेजमेंट आपको लिखना पड़ेगा व्हेन डिजाइनिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट द लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, whether it be letterhead, whether it be blank, how many pages, how many paragraphs। फिर आपको बोलना पड़ेगा, we have to think about management encouragement, जितना ज्यादा मैनेजमेंट एनकरेजमेंट होगा उतने ज्यादा रिप्लाई थर्ड पार्टीज करेंगे, मतलब मैनेजमेंट की तरफ से प्लीज भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लिखा होना चाहिए। फिर जो इंफॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है असर्शन पे। अगर हम लोग एग्जिस्टेंस टारगेट करना चाहते हैं तो हम बैलेंसेस के बारे में बताते हैं। अगर हम ऑकरेंस, ट्रांजैक्शन का ऑकरेंस चेक करना तो हम ट्रांजैक्शन के बारे में बताते हैं। अगर हम कट ऑफ चेक करना चाहते हैं तो आखिरी ट्रांजैक्शन, आखिरी ट्रांजैक्शन क्या होगा, ठीक है, आखिरी चेक क्या होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखकर भेजते हैं। जिस असर्शन को हम टारगेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन बदल जाती है। फिर वो ऑल्सो डिपेंड करती है एबिलिटी ऑफ द पर्सन, एबिलिटी, सामने वाले की एबिलिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपने हमेशा सोचना चाहिए सामने वाले के पास में ये इंफॉर्मेशन, ये अंडरस्टैंडिंग है ना। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला हो सकता है कि बैलेंस आउटस्टैंडिंग बता दे, लेकिन उसके पास में इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है कि बैलेंस को और ब्रेक करके बताए कि कौन से इनवॉइस का अमाउंट पेंडिंग है। तो आपको पता होना चाहिए सामने वाले का नॉलेज क्या है, सामने वाले की एबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आपने इंफॉर्मेशन को मांगना चाहिए, तो आपको अच्छे रिप्लाई मिलेंगे, प्यारे रिप्लाई मिलेंगे। फिर सिग्नेचर, जितना बड़ा मैनेजमेंट ऑथराइजेशन, जितना बड़ा बंदा साइन करेगा ना उतना ज्यादा लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट डिपेंड करती है रिस्क पे, रिस्क डिपेंड करती है रिस्क पे, ठीक है। दो तरह की रिक्वेस्ट होती है, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सर ये क्या होता है? देखिए, अगर रिस्क ज्यादा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा एविडेंस चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा एविडेंस चाहते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई चाहते हैं, तो हम लोग भेजते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एक ऐसा रिक्वेस्ट है जिसमें बोला जाता है प्लीज गिव इंफॉर्मेशन एज पर योर रिकॉर्ड्स, या तो सीधा बोलते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन दो, हमारा क्या वो छोड़ दो, आपके हिसाब से इंफॉर्मेशन दो। या फिर उनको पूछते हैं प्लीज टेल whether information as per our records which we are providing and information as per your records whether they agree with each other or not, please reply if it agrees, please reply if it doesn't agree। जब आप सामने वाले को रिक्वेस्ट इस तरीके से भेजते हो कि सामने वाला द थर्ड पार्टी हैज टू रिप्लाई, उसको आप इस तरीके से रिक्वेस्ट बनाकर भेज रहे हो कि उसको रिप्लाई करना है, जरूरी है कि वो रिप्लाई करे। इस तरीके से अगर आपने बनाकर भेजा है, या तो उसमें आप सीधा इंफॉर्मेशन मांग लो, या तो फिर आप इंफॉर्मेशन देकर पूछो कि भाई अग्री होता है कि डिसअग्री होता है, वो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है। जब रिस्क ज्यादा होती है तो एविडेंस ज्यादा चाहिए, और एविडेंस ज्यादा चाहिए तो रिप्लाई ज्यादा चाहिए, और रिप्लाई आपको कहां पे ज्यादा मिलेंगे? रिप्लाई आपको ज्यादा मिलेंगे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में। यू विल गेट मोर एंड मोर रिप्लाई फ्रॉम पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर रिस्क लो है तो हमको ज्यादा ऑडिट एविडेंस की जरूरत नहीं है, वी गो फॉर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सर नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में क्या होता है? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में हम लोग लिखकर भेजते हैं बैलेंस एज पर अवर रिकॉर्ड्स, हम लोग लिखकर भेजते हैं बैलेंस एज पर अवर रिकॉर्ड्स, बैलेंस एज पर अवर रिकॉर्ड सामने वाले को लिखकर भेजते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि भाई अगर बैलेंस मैच नहीं हो तो ही रिप्लाई कर, अगर बैलेंस मैच ना हो तभी रिप्लाई कर, अगर निगेटिव चीजें निकले तभी आपको रिप्लाई करना है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। वहां पे कम रिप्लाई आते हैं, ठीक है, कम एविडेंस होता है, इसलिए जब लो रिस्क हो तो हम लोग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए जाते हैं। लेटर बनने के बाद में दो बातें और सोचनी पड़ती है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप पेपर फॉर्म में जाओगे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाओगे कि फैक्स में जाओगे कि व्हाट्सएप में जाओगे, कैसे जाओगे, आपके ऊपर, सारे मोड्स अलाउड है। प्रायर एक्सपीरियंस जरूर यूज करिए, प्रायर एक्सपीरियंस समझ में आता है, प्रायर एक्सपीरियंस जरूर यूज करिए, प्रायर एक्सपीरियंस से समझ में आते हैं बहुत सारी बातें। क्या बात है आपको समझ में आएगी कि कब रिक्वेस्ट भेजना चाहिए? 31 मार्च खत्म होने के बाद एक महीना अकाउंटिंग को लगता है, तो आप अप्रैल खत्म हो जाने के बाद मई के पहले हफ्ते में भेजिए, बहुत रिप्लाई आएंगे आप लोगों को। और आपको पता है कि अगर आप 200 रिक्वेस्ट करते हैं तो बड़ी मुश्किल से 10% लोग रिप्लाई करते हैं, 20 रिप्लाई आते हैं, तो वो हिसाब से लेट्स फ्रीज गाइस 8 पॉइंट थे। लेटर हेड को देखकर समझ में आता है, लेआउट और प्रेजेंटेशन के बारे में सोचो, पैराग्राफ को देख के समझ में आता है, मैनेजमेंट एनकरेजमेंट के बारे में सोचो, ठीक है, उसके नीचे जो इंफॉर्मेशन को देख के समझ में आता है, कौन सा असर्शन टारगेट करे उसके बारे में सोचो, सामने वाले के एबिलिटी के बारे में सोचो, साइन देख के समझ में आता है, मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के बारे में सोचो, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट डिपेंड करता है रिस्क पे,
कि भाई रिस्क ज्यादा है तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कम है तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। आखिरी में मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और प्रायर एक्सपीरियंस को आपने यूज करना चाहिए, बेहतरीन था गाइस। जैसे 505 में हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्यारा सा शॉर्ट नोट हम लोग देख चुके हैं, डेफिनेशन इतना रिलायबल किया, उसके एग्जांपल हम उसके 4 प्यारे प्यारे स्टेप्स देख चुके हैं। अभी 8 फैक्टर्स को देखो, मैंने कोई निमोनिक यूज नहीं किया, मैंने कोई निमोनिक यूज नहीं किया गाइस, दिस इज द मैजिक, ये मैजिक है। कोई निमोनिक यूज नहीं किया, कुछ भी यूज नहीं किया, मैंने एक प्यारा सा फ्लो बनाया, प्रैक्टिकल फ्लो बनाया, जिसमें चीजें आपको याद हो जाती है। आइए नाउ 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 नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए जहां जहां पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, एमसीक्यूज आए हुए हैं, उसके ऊपर मैं ज्यादा टारगेट कर रहा हूं, उस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। हम जानते हैं निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एक इस तरह का रिक्वेस्ट है जिसमें हम लोग थर्ड पार्टी को बताते हैं कि हमारे जो क्लाइंट है उसके रिकॉर्ड्स के हिसाब से क्या इन्फॉर्मेशन, और सामने वाले को बोलते हैं कि अगर मैच नहीं हो तभी तेरे को रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 505 बोलता है कि निगेटिव कंफर्मेशन, ठीक है, ऐसे 505 बोलता है कि बेस्ट तो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है, बेस्ट है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसमें ज्यादा रिप्लाई होते हैं, उसमें ज्यादा रिप्लाई, उसमें ज्यादा एविडेंस है, बड़ा प्यारा होता है, लेकिन उसमें काम भी बढ़ता है, जितना रिप्लाई आएंगे उतना काम बढ़ता है। इसलिए वो बोलते हैं कि निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आप यूज कर सकते हो एज अ सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंशिएट करना मतलब ट्रांजैक्शन बैलेंसेस डिस्क्लोज को चेक करना। तो आप सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर्स, आप सिर्फ एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज कर सकते हो सब्सटेंशिएट करने के लिए, अगर 5 कंडीशन फुलफिल हुए तो। पांचों के पांचों क्यूमुलेटिव है, अगर 5, बहुत कम ऐसा होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में, ये बहुत ही रेयर है कि पांचों कंडीशन अगर फुलफिल होगी, पांचों कंडीशन अगर फुलफिल होगी, ठीक है, बहुत 2-3 जगह पे ऐसी बातें आती है, आगे बताता रहूंगा मैं। पांचों कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपने यूज करना चाहिए निगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एज द ओनली ऑडिट प्रोसीजर टू सब्सटेंशिएट ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर। ठीक है, आइए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, एग्जांपल दिमाग में फिट करते हैं। हर्बालाइफ कंपनी आप लोगों को पता होगा, हर्बालाइफ कंपनी एमवे आपको पता होगा, हर्बालाइफ एमवे आपको पता होगा। तो हर्बालाइफ कंपनी क्या करती है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एकदम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, रियलिटी से मैच मत करिए। कंपनी पहले 50,000 रुपए लेती है और फिर एजेंट्स बनाती है पूरे इंडिया में, और ये पूरे एजेंट्स जो है ये प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो कंपनी सबसे पहले 50,000 रुपए का डिपॉजिट लेती है, डिपॉजिट 50,000 रुपए का डिपॉजिट लेती है, स्टेप नंबर 1। फिर वो सामने वालों को ऐप देते हैं, सामने वाले को ऐप देते हैं और सब कुछ ऐप के जरिए चलता है। ये लो बेटा जी आपका ऐप, आपका लॉगिन, और ये लीजिए आपने 50,000 हमको, ठीक है, 50,000 रुपए दिए थे, हम 20,000 का माल भी आपको भेज रहे हैं, 20,000 का माल आपको भेजा है जो आपको बेचना है। ठीक है, तो ऐप और ऐप के साथ सब कुछ चलता है सिस्टमैटिकली, ऐप में सब अपडेटेड होता है, कितना डिपॉजिट दिया, कितना माल भेजा, से सब कुछ ऐप के जरिए चलता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे 10,000, ऐसा कर करके 10,000 एजेंट पूरे इंडिया में लोग बना चुके हैं। पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है कंपनी और एजेंट्स के बीच में बड़ा ही प्यारा माहौल है, एक में के प्रति बहुत ही विश्वास है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कभी कोई मिसमैच नहीं निकलता। ये पास्ट एक्सपीरियंस बोल रहा है। प्रेजेंट एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा हमको नहीं लग रहा कि ये थर्ड पार्टीज कभी हमसे झूठ बोलेगी, कुछ गलत बोलेगी, ऐसे कोई भी इंडिकेशन नहीं है। देखो 5 पॉइंट्स कवर है, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले सामने वाले से डिपॉजिट लेते हैं, इससे पॉइंट आ गया, रिस्क कम हो गई। अगर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ही लो है, असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ही लो है, बढ़िया चीज है, अगर रिस्क बहुत लो होनी चाहिए। फिर ऐप, वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स, बड़े प्यारा ऐप है, बड़े प्यारे स्टेप्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, काम करने का तरीका एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनियस आइटम्स, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनियस है, 10,000 एजेंट्स है, एक जैसा सबके पास बैलेंस होता है, स्टॉक होता है, एक जैसा कैश बैलेंस होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनियस आइटम्स है। पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, कोई भी एक्सेप्शन रेट, यहां पे एक्सेप्शन का मतलब है मिसमैच। पास्ट में हमने देखा जब भी रिप्लाई मिलते, पास्ट में हमने देखा कभी भी कोई मिसमैच नहीं निकलता है, कभी भी कोई मिसमैच नहीं, जो रिकॉर्ड्स में दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही वैसा रहता है। कोई एक्सेप्शन का मतलब यहां पर है मिसमैच, कोई मिसमैच नहीं मिलता। प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस इतने पॉजिटिव है, हमको नहीं लगता थर्ड पार्टी नाराज है, कोई प्रॉब्लम है, वो लोग रिप्लाई नहीं करेंगे, सच नहीं बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम लोग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए जाते हैं। डिपॉजिट ले लिया, रिस्क कम हो गई, रिस्क का एक पॉइंट हो गया।
ऐप दे दिया, इंटरनल कंट्रोल का 1 पॉइंट हो गया। 10,000 एजेंट है, लार्ज नंबर ऑफ आइटम का 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, पास से कोई पास एक्सेप्शन रेट नहीं है और 1 पॉइंट हो गया। प्रेजेंट सर्कमस्टेंस एकदम पॉजिटिव है और 1 पॉइंट हो गया। अगर ये पांचों पॉइंट्स फुलफिल होंगे, अगर ये पांचों पॉइंट्स फुलफिल होंगे ना दोस्तों, पांचों के पांचों पॉइंट्स अगर फुलफिल होंगे, अगर ये पांचों पॉइंट फुलफिल होंगे, तभी हम लोग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के लिए जाएंगे। आइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये बड़ा प्यारा। मैनेजमेंट अगर ना बोल दे तो क्या, मैनेजमेंट अगर ना बोल दे तो क्या। आइए, मैनेजमेंट कभी कोई बोलता है, हमने उनको मेल किया कि भाई साहब 200 कस्टमर से हम कंफर्मेशन चाहते हैं, 200 कस्टमर। उनका रिप्लाई आता है, आधे घंटे में रिप्लाई आता है, बोलते हैं 200 तो आपने भेजे, ठीक है, 195 तो ठीक है, 5 को नहीं भेजेंगे। मैनेजमेंट कभी कभी रिफ्यूज करता है कि कुछ पार्टीज को एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट प्लीज मत भेजिए। ठीक है, देखिए प्रिंटिंग का काम तो मैनेजमेंट करने वाला है, मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं, 5 पार्टियों को प्लीज मत भेजिए, मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, अब मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है, मैनेजमेंट का बिजनेस है, मैनेजमेंट के कस्टमर है, मैनेजमेंट के रिलेशन है, वो मना कर रहा है तो हम भेज नहीं सकते। ठीक है, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है कि प्लीज कुछ लोगों को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मत भेजिए, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहला, अगर वो रिफ्यूज कर रहा है, दिस इज द सिचुएशन, ये सिचुएशन है, अगर वो रिफ्यूज कर रहा है तो हम लोग रीजंस देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी रीजंस। सबसे पहले हम लोग रीजंस देंगे, बेटा बेटा क्या रीजन है, क्यों नहीं बोल रहे हो आप। अच्छा, ये 5 लोगों के साथ में आपका लीगल केस चल रहा है, रिकवरी का मामला चल रहा है, उनके साथ में बातचीत चल रही है, मीटिंग्स चल रही है, बड़ी मुश्किल से रिकवरी के लिए वो लोग रेडी हुए हैं। एक नया लेटर जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, हो सकता है टॉक्स डीरेल हो जाएंगे, पैसे वसूल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये रीजंस है, बताइए सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स बताइए, जो भी आपने कहानी बोली उसको प्रूव करने के आपके डॉक्यूमेंट्स बताइए। ठीक है यार, बात तो सही कर रहे हैं। अपने केबिन में आकर सोचिए, ये सारी बातें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अरे ये सारी बातें मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता, नई चीजें ऑल टुगेदर, यार ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, इट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन। आप सोचिए, इस एरिया की मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ाने की जरूरत है क्या, जानबूझ के अगर ये गड़बड़ चल रही है तो क्या रिस्क ऑफ फ्रॉड लाने की जरूरत है क्या। अपने केबिन में आकर सोचिए, इस एरिया का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ाना है क्या, या फिर इस एरिया में रिस्क ऑफ फ्रॉड मार्क करना है क्या। अगर ये सब कुछ करने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि रीजंस उनके जस्टिफाइड है, रीजंस उनके जस्टिफाइड है, सब सही लग रहा है, आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर के लिए जाइए। चेक करने के और भी तरीके हो सकते हैं, आप डेटर को पिछले सालों से मैच कर लो, वो भी एक तरीका हो सकता है। 31 मार्च इनके रीजंस भी हमको अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी हमको काम नहीं आ रही है, हम जाएंगे टीसीडब्ल्यू के पास कि आप कुछ तो करो, कुछ तो करो, सबूतों की भारी कमी हो रही है। वो भी अगर कुछ नहीं करते, नहीं रिजॉल्व करते, ठीक है, तो हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा ओपिनियन, सबूत की कमी है, हमको क्वालिफाई या फिर डिस्क्लेमर, क्वालिफाई डिस्क्लेमर, मोस्ट प्रोबेबली क्वालिफाई हमको करना पड़ेगा। और हमने ये भी सोचना चाहिए कि बाकी एरियाज पे क्या इंपैक्ट है। हमारा विश्वास मैनेजमेंट से कम हो गया, बाकी एरियाज में भी हम लोग उन पे कम विश्वास करें, कम विश्वास करेंगे। वापस एक बार बताओ, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मैनेजमेंट अगर रिफ्यूज करे तो नंबर 1, आप रीजंस के बारे में बात करो कि रीजंस को समझो, रीजंस को एट डेप्थ समझो, क्या रीजन है, क्यों मना कर रहे हैं। ठीक है, जस्टिफाइड है, नहीं जस्टिफाइड है, उसके बारे में आपने सोचना चाहिए। फिर अपने केबिन में आके आपने देखना चाहिए कि रिस्क को बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना। फाइनली आपने, अगर आपको लगता है जस्टिफाइड है, अगर आपको लगता है, 2 चीजें हो सकती है, अगर आपको लगता है जर पे हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा, विल हैव टू मॉडिफाई द ओपिनियन। ठीक है, तो अगर आपको की पॉइंट याद रखने हैं तो आप पहले डिस्कशन करो, और आखिरी में बस इतना आप अगर बोल देंगे, 4 बातों पे आपको, देखो आपको ऐसा करना पड़ेगा ऑडिट में कि यार ये 4 मुद्दों पे मुझे फोकस करना है, तब आपके दिमाग में पॉइंट्स रहेंगे और तब आप इसको लिख पाओगे। तो आपको रीजंस के बारे में बात करनी है, अपने कैबिन में आके रिस्क के बारे में बात करनी है, जस्टिफाइड है तो क्या करे और नॉट जस्टिफाइड है तो क्या करे। ठीक है, नॉट जस्टिफाइड है तो क्या करना है। लैग हो रहा है क्या, लैग 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 लैग, अभी लैग हो रहा है कि मुझे बताइए एक बार, अभी लैग हो रहा है कि मुझे बताइए एक बार, प्लीज मुझे बताइए। और कुछ मिस हुआ क्या आपका, मुझे ये भी बताइए, क्या कुछ मिस हुआ है मुझे ये भी बताइए, लैग हो रहा है क्या ये भी बताइए, और कुछ मिस हुआ क्या बताइए अभी मुझे। ओके ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कुछ भी मिस नहीं हुआ, फंटास्टिक।
तो ये चार चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आइए आखिरी चीज, और फिर हम अगले ऐसे की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नहीं चलिए, हम लोग आखिरी चीज, मैनेजमेंट रिफ्यूजल हो गया हमारा। दैट्स इट गाइस, चलिए 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 चलिए। तीन ऐसे हम आज हमारे टारगेट पे है, तीन ऐसे हमारे टारगेट पे। 510 बहुत ही छोटा सा है, लेकिन 520 हमारा काफी बड़ा सा है, उस पर हमको काफी ध्यान देना पड़ेगा। 510 का लगता है, 510 हर असाइनमेंट पे नहीं लगता। 510 लगता है सिर्फ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में, ये लगता है सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है? तो आप रीजंस पे बात करिए, अपने केबिन में जाके सोचिए रिस्क को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अगर रीजन जस्टिफाइड है तो क्या करना, रीजन नॉट जस्टिफाइड तो क्या करना है। चार बातें आप ध्यान रखिए, बहुत प्यारा सा लवली सा आप आंसर लिखोगे। और मैं आपको बता रहा हूं, यही सीक्रेट टू सक्सेस है ऑडिट में। अगर आपके दिमाग में हर हर टॉपिक के इस तरीके, हर कॉन्सेप्ट के इस तरीके से पॉइंट्स बैठने लग गए तो आप फोड़ देंगे, ठीक है? आइए 510 की तरफ चलते हैं। वापस लैग आ रहा है क्या दोस्तों? यस, वापस 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 वापस। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लैग इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है? इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा बहुत लैग है इसमें, ठीक है? मेरे पास दूसरा कनेक्शन है, लेकिन स्विच करने से पहले ओके तकलीफ दे रहा है। आई कैन सी कि आप लोगों को ये तकलीफ दे रहा है, ठीक है? चलिए